नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम प्रबोध। हम हमारे इस कार्यक्रम में संवाद करते हैं उन विषयों पर जो जनहित से जुड़ी होती है और सरकार की योजनाओं से भी जुड़ी होती है और उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, इस पर हम हमारे जो मेहमान हैं उनसे बात करते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है डॉक्टर मनमोहन कापसे जी। वे मैनिट में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के प्रोफेसर हैं और उन्होंने पीएचडी की है इंटीग्रेटेड असेसमेंट इन लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इश्यूज में। तो चलिए उनसे बात करते हैं हम एनवायरमेंट से जुड़े हुए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर। नमस्कार मनमोहन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, आप मैनिट में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के प्रोफेसर हैं, लेकिन हम उसके पहले जानना चाहेंगे आपसे, आपने जो पीएचडी की है एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे, जो फ्यूचर में क्या एनवायरमेंटल इश्यूज़ होंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या हमें फेस करना होगा भविष्य में, उस पर हम बात करेंगे। तो सर, आपकी जो ये पीएचडी है वो आपने कैसे सोचा कि आपको इसी विषय पर पीएचडी करना है? बात 1998 की है। मैं IIM अहमदाबाद में अपने पीएचडी करने के लिए गया। वहाँ जब मेरे गाइड से मेरी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण से संबंधित विषयों पर बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, लेकिन वो सभी पर्यावरण के विषय ऐसे होते हैं कि यदि हम उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहें तो जैसे हम जल प्रदूषण माने, तो यदि हम प्रदूषण का सोर्स बंद कर देते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसे विषयों पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी, बहुत सारे लोग पीएचडी कर चुके, आप ऐसा कोई विषय चुनिए जिसमें हम समस्या का समाधान इतनी आसानी से न ढूंढ पाएँ, जिस समस्या का इतिहास हो, और यदि हम आज समाधान ढूंढ भी लें तो भविष्य में भी लंबे समय तक वो समस्या हमारे सामने उपस्थित रहेगी। जब मैं ऐसे विषयों की जानकारी ढूंढने लगा तो उसमें मुझे एक विषय मिला जो उस समय बहुत ही ज्वलंत था और आज भी है, ग्लोबल वार्मिंग। कि कई सदियों से हम लोग गैसों का उत्सर्जन करते रहे हैं और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और आने वाली सदियों तक भी हमारी आने वाली जनरेशन्स इस समस्या को झेलेंगी। ये एक विशेष विषय था जिस पर मुझे इंटरेस्ट लगा कि हाँ, एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है, तो इस पे पीएचडी करना चाहिए। उस समय विश्व में कई जगह पर इस पर काम चल रहा था और मेरे गाइड ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं अलग अलग देशों में जो इस पर कार्य हो रहा है उस पर कुछ पहले लिटरेचर रिव्यू करो और फिर भारत में विशेष तौर पर क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा करो। तो उसमें मैंने अलग अलग देशों में जो कार्य हो रहा है उस पर अपना कार्य शुरू किया। एक जापानी संस्था है, उसके साथ भी कुछ समय जाकर काम किया और फिर आगे आकर उस काम को भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने पीएचडी में आगे बढ़ाया। तो सर, जैसे आपने कहा है कि आप जापान गए थे और जापान की जो कंपनी है उनके साथ आप जुड़े और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे काम किया, तो जब जापान का जो आपका जो अनुभव रहा है वो क्या आपके रिसर्च को क्या और समृद्ध किया उसने, या उससे और आपको आइडियाज़ में? हाँ, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मेरी उस जापान की यात्रा ने मेरे व्यक्तिगत तौर पर और विषय की बात में यदि हम करें तो विशेषज्ञता में उनके कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स थे। एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़, उनके साथ मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। उनका मैथमेटिकल मॉडल था जो एमिशंस का असेसमेंट करता है, उसको मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में यूज़ किया। वो तो रही बात मैथमेटिकल मॉडल्स और टेक्निकल इश्यूज़ की। जापान में जाकर विशेष तौर पर मैंने ये देखा कि जन सामान्य अपने पर्यावरण से कैसे जुड़ा हुआ है और उसके लिए उनका अवेयरनेस लेवल क्या है, या वो अपने शहरों में पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं और समाधान कैसे ढूंढ रहे हैं। वो एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस था जो मेरी पढ़ाई से हटकर था। जिस तरीके से आपने वहाँ पे माहौल देखा कि लोग एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े हुए, कि कैसे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर हमने देखा है कि कई हादसे उन्होंने देखे हैं, कई प्राकृतिक घटना है जापान में घटी है, तो वहाँ के लोग उस बात से अवेयर भी है। लेकिन अब हम अगर भारत की बात देखें तो भारत को जापान में जिस तरीके से उन्होंने एनवायरमेंटल इतने इश्यूज वहाँ पर, वो इतनी प्राकृतिक घटनाएं, उसके बाद भी वो आज समृद्ध देश है, तो उससे क्या भारत को सीख लेनी चाहिए उस बारे में? यदि हम विशेष तौर पर पर्यावरण की समस्याओं के बारे में बात करें और शहरों के प्रबंधन के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव मुझे वहाँ देखने में मिला कि जन सामान्य इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक है और विद्यालयों से भी छोटे बच्चों को इसके बारे में सिखाया जाता है। हमने
हमारे यहाँ शहरों को स्वच्छ रखने की एक नीति चलाई है जिस पर अब हम कार्य कर रहे हैं। जापान में जाकर मुझे नज़र आया कि एक छोटा सा बच्चा भी यदि सड़क पर पड़ा हुआ कहीं कचरा देखेगा तो तुरंत उठाकर कचरे के डब्बे में डालेगा। ये उनकी आदत में आ चुका है, जबकि हमें ये चीज़ें भी सीखना और इनके ऊपर आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर अब हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत से कॉन्फ्रेंसेस, बहुत से सेमिनार्स पूरे विश्व में, और एक इंटरनेशनल इशू बन गया है। कई भारत भी उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या लगता है आपको कि ग्लोबल वार्मिंग की जो ये समस्या है, हम हमारे भारत में ही देखते हैं कि उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो इतने लैंडस्लाइड्स और ये सब हो रहे हैं, तो इसका क्या प्रमुख कारण है? क्या ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, क्या है? मैं सभी लोगों के लिए एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत चर्चा होती है और साथ में ही जुड़ा हुआ एक शब्द आता है क्लाइमेट चेंज। हमें इन दोनों के बीच का एक अंतर है वो समझना पड़ेगा। कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। इन गैसेस को हम रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ सूर्य से आने वाली गर्मी को परावर्तित होते समय एटमॉस्फेयर में रोक लेती हैं। उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग इतना ही प्रभाव है, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण में जो दूसरे बदलाव आते हैं, साइक्लोन्स बढ़ सकते हैं, तेज़ बारिश हो सकती है, सूखा पड़ सकता है। इन सारी समस्याओं को जब हम साथ में जोड़ लेते हैं तो इस पूरी पर्यावरणीय घटना को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो जन सामान्य तक ये सही जानकारी पहुंचना बहुत आवश्यक है, ताकि यदि हमें इससे जुड़े हुए कोई भी एक्शन लेने हैं तो हम पूरी तरह उस जानकारी को सही तौर पर परखें, जानें और फिर एक्शन लें। सर जब मैं आपसे उत्तराखंड की बात कह रही हूँ कि उत्तराखंड में जो ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इसका प्रमुख कारण आप किसे मानते? इसमें दो कारण एक साथ हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज से संबंधित चर्चा करते समय मैंने कहा कि तेज़ बारिश हो सकती है, सूखा पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमें तेज़ बारिश एक कारण लगता है। दूसरा, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत जल्दी पिघल सकते हैं। तो यदि बर्फ़ की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ पिघल जाएगी तो उनका एकाएक बहाव के क्षेत्र में आ जाना और उसी समय तेज़ बारिश का हो जाना, ये दो चीज़ें एक साथ हो जाने के कारण पर्यावरण संतुलन ऐसा बिगड़ सकता है जिसके कारण लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं या तेज़ बहाव के साथ में मिट्टी और डिबरी नीचे आ सकती है, जो हमें उत्तराखंड में इस बार विशेष तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मैं समझ पा रही हूँ कि एनवायरमेंटल बैलेंस पूरा बिगड़ गया है, जिसका कि प्रमुख कारण हम जनमानस को ही मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, ये सब बिना सोचे समझे हुआ है। इसकी वजह से हम आज पर्यावरण इम्बैलेंस देख रहे हैं। इसका यदि मुख्य कारण हम समझना चाहें तो हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं। और जब हम विकास की बात करते हैं तो भारत अब एक विकासशील देश है। हमें विकसित होना है। हम एक विजन और एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। और एक विकसित देश की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी करना भी बहुत आवश्यक है। तो यदि हम कहीं भी डेवलपमेंट इंडेक्स को कंपेयर करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि जहाँ जहाँ विकास हुआ है वहाँ ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई हैं। तो हमें हमारी बिजली की आवश्यकता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है, ये सभी एक साथ मिलकर हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। तो कोई भी एक ऊर्जा आवश्यकता यदि हम लें, उसमें यदि हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो शायद हम पर्यावरण के प्रभावों से बच सकेंगे। लेकिन जो हमारे अभी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका उपयोग इतना बढ़ रहा है कि उसके कारण निकलने वाली गैसेस हमें प्रभावित कर रही हैं। तो एक तरफ हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा विकास हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें विकास के साथ साथ हमारे पर्यावरण को प्रभावित होने से भी बचाना है। मतलब इस तरीके से हम प्लानिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो पर्यावरण भी बचा रहा है और विकास भी होता रहे, जिसके लिए बहुत थिंक प्रोसेस की ज़रूरत है, और वो अगर होगा तो शायद ज़रूर ये चीज़ पॉसिबल होगी। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बहुत सी बातें करेंगे ग्लोबल वार्मिंग पे, क्लाइमेट चेंज पे और जल संरक्षण और ये सब हम कैसे कर सकते हैं। मुझे मैम यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने महुआ हाउस फर्स्ट टाइम आई हूँ। इतनी नेचुरल व्यू देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर जो लोकेलिटी है वो बहुत शानदार है।
नाश्ता बहुत डिलीशियस था, गेम्स बहुत अच्छे अच्छे कराए जा रहे हैं यहाँ, मतलब सुंदरता जो है ना देखने लायक है। सो ब्यूटीफुल जगह, हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे और अपने पूरे रोटरी क्लब को लेके आएंगे। यहाँ पे पहले बहुत सारे गेम्स खेले, फिर खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था और बोटिंग करी। महुआ हाउस आके हमको बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत एंजॉय किया। महुआ हाउस अपने आप में सारी व्यवस्थाओं को समेटे हुए बहुत अच्छा और रमणीक स्थल कहना चाहिए। बहुत अच्छी टीम है जिसने कि इस कार्यक्रम को यादगार, लाजवाब और स्मरणीय बना दिया। महुआ हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे गर्मियों की, कि गर्मियों का स्पैन बढ़ गया है। लेकिन एक और बात हम जब देखते हैं कि जब नौ तपा होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नौ तपे के समय सूरज धरती के पास आ जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो 15,000 फुट पे जब हम एरोप्लेन चल रहा होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ ठंड लगने लगती है, माइनस में वातावरण पहुँच जाता है। तो ये इसका क्या कारण है? हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। ये एक भ्रांति है यदि हम कहें कि नौ तपे के समय सूरज पृथ्वी के करीब होता है। यदि हम सौरमंडल के हिसाब से देखना चाहें तो जनवरी का महीना वो होता है जब सूरज पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी गर्मी का उतना बड़ा कारण नहीं है। मुख्य कारण ये है कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है और गर्मी के दिनों में उत्तरी गोलार्ध का भाग सूर्य की तरफ झुका रहता है। इसलिए जहाँ पर भारत में या उत्तरी गोलार्ध में तेज गर्मी पड़ने का कारण ये है कि सूर्य की किरणें उस समय परपेंडिकुलर, लंबवत पड़ती हैं। तो दूरी इतना प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन सूर्य की किरणों का लंबवत होना ये बहुत ज़्यादा मुख्य कारण है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में या नौ तपे के समय तेज गर्मी ये पड़ती है। नॉर्मली ये सीज़न मई से जून के बीच में होता है जब हम इस गर्मी का अनुभव करते हैं। दूसरा रहा प्रश्न जो आपने हवाई जहाज़ के बारे में पूछा, उसका संबंध भी इसी चीज़ से है। पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, पृथ्वी से परावर्तित किरणों के कारण गर्म होता है। सूरज से आने वाली गर्मी वायुमंडल के पास निकल आती है, पृथ्वी की सतह उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और जब परावर्तित करती है उसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म होता है। तो ये परत जो वायुमंडलीय परत है, इसमें गर्मी का एहसास हमें होता है। जब हम इससे ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं तो लगभग 15,000 20,000 फुट की ऊंचाई पर जाने के कारण इसका प्रभाव कम हो जाता है और ठंड बढ़ती है। यही सेम प्रभाव हमें हमारे हिल स्टेशंस पर भी नज़र आता है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि यदि हम लगभग 12 से 13,000 फुट ऊंचाई पर पहुँच गए तो वहाँ पर हमें बर्फ़ जमी मिलती है, जबकि गर्मी के दिन होते हैं। ये दोनों प्रभाव लगभग एक जैसे ही हैं, जिसमें पृथ्वी की सतह के पास होने वाली वायुमंडलीय परत ज़्यादा गर्म होती है और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो गर्मी कम होती जाती है। एसी की अगर हम बात करें तो आजकल हर घरों में एसी है, हर ऑफिसेज में एसी है। तो आज जो एसी से जो निकलने वाली जो किरणें हैं, उससे जो निकलने वाली ऊर्जा है, उससे कितना पर्यावरण को नुकसान? एसी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आसपास की गर्मी बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि हमारा घर के अंदर का वातावरण कंफर्टेबल हमारे लिए बना रहे। तो एक आवश्यकता है, इससे बचना बहुत आसानी से संभव नहीं है। रही बात एसी से निकलने वाली ऊर्जा और उससे निकलने वाली गर्मी की, यदि हम एक बहुत डेंस वातावरण में शहरों में रहेंगे तो हमें एक अर्बन हीट आइलैंड नाम का इफेक्ट नज़र आता है, जिसमें हम ये पाते हैं कि शहरों में आसपास की गाँवों की तुलना में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ पर एसी का ये बहुत बड़ा योगदान रहता है कि घरों की निकली हुई गर्मी वो बाहर छोड़ देता है, जिसके कारण शहर का तापमान बहुत बढ़ता चला जाता है। इसका कोई सामान्य समाधान हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। जब तक हम एसी का उपयोग करेंगे हमें इस समस्या से जूझना पड़ेगा। झेलना ही है। यदि हम एसी का उपयोग करेंगे तो उसके साथ में जुड़ा हुआ ये दुष्परिणाम है, जिससे बचने का हमारे पास कोई साधन नहीं। और सर, अब हम देखते हैं कि हमारे जो पर्यावरण में रहने वाले पक्षी, खास तौर पे अगर हम गिद्ध की बात करें, चील की बात करें और गौरैया की बात करें, उनकी संख्या बहुत कम होते जा रही है। ये प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। तो इसका प्रमुख कारण आप किसे मानते हैं? हर प्रजाति के लिए हमें एक विशेष कारण ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले हम गौरैया की बात करें। गौरैया के रहने के लिए जिस प्रकार के स्थानों की आवश्यकता होती है, ये हमारे पुरानी बसाहट या पुराने घरों में वो जगहें उपलब्ध रहती थी जहाँ पर गौरैया अपना घोंसला बना सकती थी।
नए मकान जो हम बना रहे हैं, जो फ्लैट्स बना रहे हैं, उसमें हम इस तरीके से उन घरों को बंद कर दे रहे हैं कि गौरैया के रहने के लिए कोई स्थान ही हमने नहीं छोड़ा है। यदि हम गिद्ध की बात करें तो गिद्ध प्रजाति एक वो है जो अवशिष्ट पदार्थों को या सड़े गले पदार्थों को खा करके अपना जीवन चलाते हैं। उसमें एक पाया गया कि जो दवाइयाँ हम जानवरों को दे रहे हैं, उन दवाइयों का ये दुष्परिणाम है कि जब मृत जानवरों को गिद्ध खाते हैं तो उन दवाइयों के असर के कारण गिद्ध कम होते चले जा रहे हैं। तो हर प्रजाति के लिए हमें विशेष अध्ययन करना जरूरी है। कुछ इसमें समस्याएं हमारे वातावरण में आने वाले बाकी परिवर्तन और प्रदूषण से भी जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण चिड़ियों की प्रजातियां शहरों में कम हो रही हैं। भोपाल की ही अगर हम बात करें तो यहाँ का जो लैंडफिल एरिया है जितना था उससे वो बढ़ गया है और तरीके से उसका जो है डिकम्पोजिशन भी नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से जब बारिश होती है या कुछ होता है तो जो लीचट है, उसका जो गंदा पानी वो ज़मीन में रिसते जा रहा है। उससे आसपास के एरिया में क्या दुष्परिणाम हो रहा है और उसमें एकदम से जब आग लग जाती है उससे जो हानिकारक गैसेस और धुआं बनता है उससे क्या दुष्परिणाम हो रहा है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि कचरे का निष्पादन ये हमारे बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बना हुआ है। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कचरे का निष्पादन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम लैंडफिल साइट में बायोडिग्रेडेबल कचरा, जो अपने आप डिग्रेड होने वाला गीला कचरा है, वो यदि हम पहुंचा देंगे तो जब वो डिकम्पोज होगा तो उससे मीथेन गैस निकलेगी। वो हमारे जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत हानिकारक है। लोकल लेवल पर यदि हम देखें तो यदि उसमें से निकलने वाला अपशिष्ट भूजल में जा रहा है, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, तो आगे आने वाले लंबे समय तक वो हमें समस्या करता रहेगा। इसका एकमात्र समाधान ये है कि हम गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करें, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भोपाल में इतने सक्सेसफुल नहीं है। ये एक मुख्य कारण है। यदि हम सूखे और गीले कचरे को अलग कर पाएँ और गीले कचरे का निष्पादन अलग तरीके से करें और सूखे कचरे में से रिसाइक्लेबल वेस्ट जितना है उसको यदि अलग कर पाएँ तो शायद हमारे सैनिटरी लैंडफिल साइट में पहुंचने वाला कचरा ही कम हो जाएगा, तो हमें उससे समाधान मिल पाएगा। जिस तरीके से हमने भूजल की बात करी और लैंडफिल एरिया की बात करी भोपाल के परिप्रेक्ष्य में, वही मैं बात करना चाहूँगी कि भोपाल को तालाबों का शहर कहा जाता है और यहाँ कम से कम 14 तालाब है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 10 तालाब जो है वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड बन गए हैं। वहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स की चदरें धुल रही है और कई धोबी घाट जैसा भी बना हुआ है। तो इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, उस बारे में आप इसके लिए भी मैं हमारी जो सामान्य दिनचर्या है उसको जिम्मेदार मानूंगा। एक जो हमारे प्लानिंग स्टेज पर हम मानते हैं कि जो जल है उसका निकास करने के लिए हमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, माने जो बारिश का जल आ रहा है वो, और जो सीवेज, इसको अलग अलग करने की संभावना हमारे पास होनी चाहिए। और हम सीवेज को यदि अलग डाइवर्ट करें और ट्रीट करें और ट्रीटमेंट के बाद हमारे जलीय स्रोतों में उसको छोड़ें तो इस समस्या से हम समाधान पा सकेंगे। भोपाल में विशेष तौर पर यह हो रहा है कि हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन यानी बारिश का पानी और जो हमारा गंदा जल है और सीवेज है, ये एक साथ मिलकर इन तालाबों में जा रहा है। तो कुछ तो हमारे प्लान्ड ऑक्सीडेशन पॉन्ड हैं, वहाँ पर हमें इस दूषित जल को शुद्ध करने के प्रयास करने चाहिए। दूसरी कोशिश हमें ये करनी पड़ेगी कि जब हम घरों से इन जलों का निष्पादन करने के लिए सीवेज इकट्ठा करें तो उसको अलग करें और डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यदि हम बना सकें, जिसको हम अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित कर सकें और वहाँ से निकला हुआ ट्रीटेड वाटर हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में या तालाबों में छोड़ें। तीसरा एक मुख्य कारण है, हमारे घरों से निकलने वाले जल में डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। आपने कहा कि कपड़े इन तालाबों में धोए जा रहे हैं। हम ये देख पाते हैं कि जब तेज हवा चलती है तो इस सारे दूषित जल में झाग बहुत उत्पन्न होता है। इसका कारण है कि डिटर्जेंट बहुत आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाता है और यदि इस गंदे पानी में डिटर्जेंट की मात्रा बहुत अधिक होगी तो ये समस्या बरकरार रहेगी। सरकार की योजना नल जल योजना चल रही है, कई जगहों पे जो नल जल योजना इस तरीके से चल रही है कि वहाँ पर बोरवेल के थ्रू गांव में, शहरों में पानी पहुँचाया जा रहा है। तो अगर ये नल जल योजना के थ्रू जिस तरीके से बोरवेल होते चले जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे फ्यूचर में? ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। गाँव में पीने के पानी की समस्या है। हम उस पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए हर घर जल और पाइप्ड वाटर की बात कर रहे हैं। एक समस्या का समाधान तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही दूसरी समस्या हम बढ़ा रहे हैं जहाँ पे हम भूजल का अतिरिक्त दोहन कर रहे हैं। हमें हर घर जल की स्कीम के साथ ही
ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग स्कीम्स भी एक साथ लानी पड़ेंगी। हम इसको दो अलग अलग हिस्सों में नहीं दे सकते। हमें गाँव में भी ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जहाँ पर हम ग्राउंड वाटर का उपयोग कर रहे हैं, उस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी हम साथ में प्रयास करें, तो हमारी हर घर जल की योजना सफल हो सकेगी और लंबे समय तक कार्यान्वित रहेगी। जिस तरीके से हम लोग भूजल संरक्षण की बात कर रहे थे, तो एक और समस्या हम देखते हैं पराली की, कि जब भी कहा जाता है कि पराली जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और ये सब, और सबसे ज़्यादा प्रभाव हम देखते हैं पंजाब में, और पंजाब में लोग खेतों की जो पराली जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है दिल्ली पर। तो इसका क्या निराकरण हो सकता है? पराली पर्यावरण की एक अलग समस्या है और इसका बहुत बड़ा संबंध हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से है। तो ऐसा नहीं है कि पराली जलाने की समस्या अभी बढ़ी है, लंबे समय से समस्या रही है। किसी समय हमारे यहाँ चैतुए जाकर हाथ से हंसिए से फसल काटा करते थे। उस समय पराली जो बचत या जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू हम बोलेंगे, उसकी क्वांटिटी कम हुआ करती थी, इसलिए उसके जलाने से शायद पर्यावरणीय समस्या उतनी बड़ी परिलक्षित नहीं होती थी। हार्वेस्टर से काटने के बाद अब हम जो पराली खेत में छोड़ देते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है और उसको जलाने के कारण धुआं और प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। विशेष तौर पर मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये पर्यावरणीय समस्या तो है, साथ में ही ये हमारी सीजनल वेरिएशन की भी समस्या है। तो यदि हम ये देखें कि गर्मी के दिनों में जो फसलें हम काटते हैं उससे हम पराली की समस्या का कभी भी कोई न्यूज़ या कोई ऐसा डिस्कशन नहीं देखते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में जब हमारी काटी हुई फसलें रहती है, जब हम उनको जलाते हैं, तो एक मुख्य कारण इसका ये भी है कि ठंड के समय हवा ठंडी होने के कारण उठने वाला धुआं पृथ्वी की सतह के पास रह जाता है और ये लंबे समय तक वहाँ बना रहता है। इतना हम लोग वाहन का यूज़ कर रहे हैं, सब लोगों के घर में कार हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई है, तो वाहन तो बढ़ ही गए, लेकिन जो रोड की भी बात की जाए तो रोड तो कई जगह तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कई जगह ऐसी है कि कच्ची सड़कें होती है, ऊबड़ खाबड़ सड़कें होती है। जब उसके ऊपर से वाहन गुजरते हैं तो धूल बहुत जो ये उड़ने वाली जो धूल है, ये जो खेत खलिहानों के लिए और जो मानव है उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। धूल और इस तरीके का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए और पेड़ पौधों के लिए, दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम PM10 माइक्रो 10 या PM 2.5 माइक्रोन एंड बिलो कौन से पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहे हैं। तो यदि हम 2.5 माइक्रोन की बात करें, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं, वो रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर कहलाता है, जो सांस के साथ में हमारे लंग्स में जा सकता है और बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। 10 माइक्रोन एंड अबव जो हमें उड़ती हुई धूल दिखाई देती है, वो होती है जो अलग अलग सतहों पर बैठ जाती है और हमारे पेड़ पौधों को प्रभावित करती है। तो सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सी बातें हमें बताई और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताया कि किस तरीके से हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, किस तरीके से जल संरक्षण करना चाहिए, किस तरीके से ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, उसको किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से जागरूक हम हो पर्यावरण के प्रति। लोगों का जागरूक होना ही सबसे आवश्यक है। यदि हम जागरूक होंगे तो शायद हम हमारे पर्यावरण को बचा सकेंगे। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और किस तरीके से हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, किस तरीके से जल संरक्षण करना चाहिए, उस बारे में आपने संदेश भी दिया और आह्वान भी किया है। तो ज़रूर हमारे दर्शक इस बात को समझेंगे और इस तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। यदि ये बातें लोगों तक पहुँच सकें और हम अपने पर्यावरण को बचा सकें तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।